हेलो फ्रेंड्स आज हमारा टॉपिक है आयनाइजेशन एंथैल्पी। ओके। आयनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है, अगर मैं सिंपली कहूँ तो किसी भी एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए या कह सकते हैं रिलीज़ करने के लिए, ठीक, कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वही क्या है आयनाइजेशन एंथैल्पी। एंथैल्पी मतलब होता है एनर्जी। ओके, समझ रहे हो आप। पर जो एटम होता है जो, वो क्या होना चाहिए, एक आइसोलेटेड स्टेट में होना चाहिए, फ्री स्टेट में होना चाहिए। तो फ्री स्टेट में कोई भी एटम कब होता है, जब वो वेपराइज फॉर्म में होता है। ठीक, फ्री स्टेट में क्यों चाहिए हमें, देखो कोई भी एटम है, ठीक, अगर वो फ्री स्टेट में नहीं है, मतलब अगर वो बॉन्ड बनाया हुआ है किसी दूसरे एटम के साथ, तो उसके जो सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन होंगे, बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन होंगे, वो क्या उन्होंने बॉन्ड बनाया होगा, ठीक है, दूसरे एटम से। पर हमें जो आयनाइजेशन करना है, जो आयनाइजेशन होता है वो भी सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, रिलीज़ होते हैं। समझ रहे हो आप। आयनाइजेशन में जो भी इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होते हैं वो एटम के सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, तो इसलिए हमें क्या है, आयनाइजेशन एंथैल्पी मापने के लिए वो एटम एक आइसोलेटेड फॉर्म में चाहिए, वेपराइज्ड फॉर्म में चाहिए। अब हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी का क्या होता है, मतलब लेफ़्ट टू राइट जाने में क्या होता है, इंक्रीज़ होती है या डिक्रीज़ होती है, और अप से डाउन जाने में क्या होता है। ओके, सबसे पहले हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है उसमें कितने पीरियड्स होते हैं, 7 पीरियड्स होते हैं। ठीक, 1 2 3 4 कितने होते हैं, 7 होते हैं। ओके, पीरियड्स का मतलब क्या है, सेल्स के एलिमेंट पढ़ा है ना, सेल। मतलब इन चीज़ों का मतलब क्या है, मतलब ये है जो कि जैसे ये फर्स्ट पीरियड है, ठीक, इसमें हाइड्रोजन है और हीलियम है, तो इन दोनों का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा, इन दोनों एलिमेंट का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो के सेल में आएगा, उससे बाहर नहीं जाएगा, एल में नहीं जाएगा। ओके, वैसे ही ये सेकेंड पीरियड है, इसमें जितने भी एलिमेंट होंगे उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कहाँ तक आएगा, एल सेल में आएगा। ओके, वैसे ही थर्ड पीरियड में जितने भी एलिमेंट हैं उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, एम में आएगा। वैसे ही फोर्थ पीरियड का एन में, फिर इसका ओ, फिर इसका पी, फिर इसका क्यू में। ये आगे समझ में। अब देखो, जैसे हम स्टार्टिंग क्लासेस में पढ़ते हैं कि किसी भी एटम के बीच में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, न्यूक्लियस। ओके, फिर के सेल, फिर एल सेल, ठीक, फिर एम, फिर इंक्रीज होती जाती है जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन सेल्स में बढ़ते जाते हैं। ओके, अब देखो लेफ्ट टू राइट देखते हैं पहले हम। ओके, लिथियम का देखो 3 इलेक्ट्रॉन है, तो के में 2 भरते हैं, फिर बचा एक, उसको हम एल में भरते हैं। ओके, अब देखो बी ई तक आते आते यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एल सेल ही है ना, इंक्रीज तो नहीं हो रही है सेल। ओके, पर यहाँ पे बीच में पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, तो पहले जो एक इलेक्ट्रॉन था इसमें, इसको बाहर रिलीज होने में आसानी थी। क्यों, क्योंकि पहले बीच में एक ही पॉजिटिव चार्ज था, पर अब 2 पॉजिटिव चार्ज आ गए, और सेल का दायरा तो वही है, इंक्रीज नहीं हुआ। ओके, समझ में आया। अब बी तक आते हैं, जब बोरोन होगा 5 है, तो यहाँ पे एक इंक्रीज होगा, प्लस पॉजिटिव चार्ज भी इंक्रीज होगा। ठीक, तो जो इसी दायरे को अंदर तो खींच रहे हैं, एक ही सेल को तो अंदर खींच रहा है। ठीक, तो फिर इधर जाते जाते क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाते, इंक्रीज होने लग जाएंगे बीच में। ठीक, और वो एक ही सेल को अंदर खींचते जाएंगे। समझ में आया। ठीक, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलना फिर यहाँ से मुश्किल हो जाएगा। ठीक, समझ में आया, इलेक्ट्रॉन निकलना एल सेल से फिर मुश्किल हो जाएगा जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, क्योंकि बीच में पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहे हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन निकलना मुश्किल हो जाएगा वैलेंस सेल से, एल सेल से इलेक्ट्रॉन निकलना अगर मुश्किल हो जाएगा, तो फिर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें क्या है, एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, फिर लेफ्ट टू राइट जाने में इंक्रीज हो जाएगी। क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आया। ठीक, अब देखो अप से डाउन देखते हैं हम। ओके, बीच में पॉजिटिव चार्ज, सेंटर,
अब देखो अप से डाउन में देखते हैं हम, ठीक। देखो जैसे लिथियम है, ठीक, तो लिथियम के यहाँ 2, यहाँ 1, ठीक, तो L सेल तक आ रहा है। पर जैसे सोडियम आएगा नीचे तो एक सेल इंक्रीज हो जाएगी, एक सेल इंक्रीज हो जाएगी। भले ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज तो इंक्रीज होंगे, चलो ठीक है वो होंगे इंक्रीज, ठीक, पर सेल बढ़ना डोमिनेंट होता है, ठीक। तो सेल बढ़ना डोमिनेंट होगा, तो जैसे जैसे सेल इंक्रीज होते जाएंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती जाएगी, मतलब इलेक्ट्रॉन निकलना और आसान हो जाएगा जितना बड़ा साइज होगा। समझ गए? आए समझ में? ठीक, तो जितना बड़ा साइज उतना आसान इलेक्ट्रॉन निकलना लास्ट सेल से। लास्ट सेल तो सेंटर से काफ़ी अगर ज़्यादा दूर होगा तो इलेक्ट्रॉन उतना आसानी से निकल जाएगा यहाँ से। समझ में आया? तो अप से डाउन में क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाती है, डिक्रीज होती है। क्या होती है? डिक्रीज होती है। यह आया समझ में? ठीक, तो इसीलिए क्या होता है, हीलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है, ठीक, क्योंकि लेफ्ट टू राइट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो ठीक है इसकी सबसे ज़्यादा हीलियम की। और अप से डाउन में क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाती है, या दूसरा बोले हम डाउन से अप में क्या होता है, इंक्रीज होती है। तो इसलिए हीलियम की सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, उससे इलेक्ट्रॉन, उसकी वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है। ओके, समझ में आया? और FR और CS इन दोनों की सबसे कम होती है, क्योंकि इनमें सेल बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक, आए समझ में? ओके, और दूसरी चीज़ ये देख सकते हैं हम आप कि ये मेटल्स हैं, ये एक्टिव मेटल है और ये हार्ड मेटल है। ठीक, तो मेटल वैसे भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। ये नॉन मेटल है, वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गेन करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, अगर उससे इलेक्ट्रॉन निकालना है, ठीक, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देने की ज़रूरत है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगी। समझ में आएगा? और दूसरी चीज़ आपने ये पढ़ा होगा, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है वो पहला इलेक्ट्रॉन जब निकलता है उसको बोलते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जब निकालना उसको बोलते हैं सेकंड आयनाइजेशन। ठीक है, तो जितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी तो उसको बोलेंगे सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। वैसे ही तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी उसको बोलेंगे थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। समझ गए? और आयनाइजेशन एंथैल्पी जितने भी एलिमेंट है, ठीक है, जितने भी एलिमेंट है सबकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी की ज़रूरत पड़ती ही है, अगर नहीं पड़ती तो इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं उसमें। इतनी बात आई समझ में? तो चलो ठीक है, थैंक यू।